ढांचे का पूर्वावलोकन। लेक्चर नंबर 4 जो इकोनॉमी का है, तो इकोनॉमी हम करवा रहे हैं। तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नए डेटा अपडेट्स होंगे वो हम करवा देंगे। नहीं तो आप खुद समझ जाइए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, और उसके बेसिस पे अगर आप पा रहे हैं कई पॉइंट्स पढ़ते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक चैट लेक्चर नंबर 4। तो आज हम करेंगे तृतीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय सेवा का जीडीपी 23% से कम था। अगले 30 वर्षों में धीरे धीरे वृद्धि के बाद 1980 में 40% हो गया, और नव स्वतंत्रता भारत कृषि प्रधान था, और स्वाभाविक ही था कि कृषि का जीडीपी अंश अधिकतम हो। 1950 में 50% से अधिक था, किंतु हमारे उसके बाद से इस क्षेत्र का अंश निरंतर घट रहा होता है। घटते हुए 2019 में 16% रह गया। इसी अवधि में उद्योग का 1950 के लगभग 15% बढ़कर 2019 में लगभग 30% हो गया। इस समय सेवा क्षेत्र का अंश इन तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक है, 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार। तो अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सेवा क्षेत्र में विगत 2022 तेजी से वापसी की। विगत 7.8% के संकुचन की तुलना में वर्ष दर वर्ष 8.4% की दर से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र जो होता है, बैंक ऋण से अक्टूबर 2021 में वृद्धि हुई है। इसका कारण है यह था कि टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ और सेवा क्षेत्र में रिकवरी हुई। 2022 में सेवा क्षेत्र ग्रिड में वर्ष दर और तो भी बहुत सारे आंकड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर का, तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निधि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री निधि का हुआ, और साथी का हुआ, और आरसीएस उड़ान का हुआ, और ये सब बहुत सारी चीजें दी गई। ई कॉमर्स का देख सकते हैं। तो दो फाइनेंशियल 2022 का है, हार्डवेयर को छोड़कर सभी जगह। यूएसए में 62%, यूके में इतना, और ये रो में इतना है, और राजस्व का विवरण सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, और इधर देखिए तो ई कॉमर्स में सबको देखिए। ये 2022 के आंकड़े हैं, तो ये 2027 तक अनुमान है कि हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र सम्मिलित है, वो सम्मिलित है व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा में। तो हो गया ऑप्शन वानिकी मस्तिष्क नहीं है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र आप जानते ही होंगे। प्राथमिक है कृषि, वानिकी, मत्स्य उद्योग और खनन तथा उत्खनन आते हैं। विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं आती हैं। और तृतीयक में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्त पोषण, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं आती हैं। भारत के सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है परिवहन और संचार, और है इसमें होटल। तो हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो वह है विपणन। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो वह है कृषि। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, तो ये संबंधित नवीन प्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। और भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी, वो थी। अभी आप 2022 का 23 का देखिए, इसमें जो है सेवा क्षेत्र का भारत के संकलन में लगभग 53.4% योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। विचार कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी, विनिर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और वित्त पोषण। तो इसको लगाना है पहले क्या होता है, पहले कृषि का है, फिर व्यापार, होटल का है, फिर है निर्माण का, फिर वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन तथा व्यवसाय का है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ठीक है, अभी उद्योग का देख लीजिए, सेवा क्षेत्र का, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सब कुछ दिया है। वह 2006-10 में मध्य निम्नलिखित में से किस सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही, तो वह रही थी संचार की। और सेवा क्षेत्र के किस वर्ग का भारत में जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में था, तो वह था व्यापार, होटल, परिवहन, संचार का। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो वह सेवा क्षेत्र से। अगला है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हास्यमान क्रम है, तो वह है सेवा, उद्योग और कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, तो वह है तृतीय
क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान देता है? तो है सेवाएं। फिर है भारत में सेवाओं का वर्ष 2011-12-13 में सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल रोजगार भागीदारी क्रमशः लगभग थी 57% तथा 28%। वर्ष 2008-9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो है दिल्ली में। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में अंशदान केवल 25% है, तो ये गलत है। तो इसका लगभग कितना है सेवा क्षेत्र का? तो इसके 57.9% है। और फिर है 2001 और 2012 तक अवधि में भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था? तो वह था द्वितीय। 1980 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ष 2001-5 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? तो वह है सेवा की। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का घटक घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो बढ़ रहा है, घटता नहीं जा रहा है। अगला है 2011-12 और 15-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 69%। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो वह है दूरसंचार की। फिर है नेक्स्ट राजकोषीय नीति एवं राजस्व। तो सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने को राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण है: कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण एवं मुद्रा और निर्गमन। सरकार द्वारा किए जाने वाला अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदलने में सरकार किसी भी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती। करों को 2 भागों में बांटा जाता है: प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला नहीं जा सकता प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जबकि ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला नहीं जा सकता प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। कर की दर के निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है तो ऐसे करारोपण को कहते हैं। इसको अनुपातिक प्रोपोर्शन टैक्सेशन, जब आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे प्रोपोर्शन टैक्सेशन कहते हैं। प्रतिगामी कर और रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए तो इसे प्रतिगामी करारोपण कहते हैं। और डिग्रेसिव टैक्सेशन कब होता है? जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे डिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। लेफर कर्व क्या होता है? लेफर कर्व का प्रतिपादन आर्थर लेफर द्वारा किया गया था। यह वक्र कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक बंध को दर्शाती है। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो राजस्व में कमी आने लगती है। इसके विपरीत यदि कर की दर में कमी की जाए तो राजस्व में वृद्धि होगी। इसके 2 प्रमुख कारण: कम दर के कारण कर चोरी में कमी आती है और 2 कर की व्यापार में वाणिज्य को बढ़ावा देता है। तो ये है लेफर कर्व। और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुत्पादक और कल्याण आदि पर किए गए व्ययों में से व्यय के 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है: प्राकृतिक आधार पर, उत्पादकता के आधार पर। अगला है रिवेंज एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो अपने स्वरूप में आवर्ती निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाला होता है, जिससे ना तो किसी दायित्व में कमी आती है और न किसी संपत्ति का ह्रास होता है। अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा व्यय जो कभी कभी होता है जिसके व्यय से किसी न किसी संपत्ति का सृजन होता है जो किसी न किसी दायित्व में कमी आती है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। उदाहरण ऋणों का भुगतान, बांध निर्माण आदि। योजनागत और गैर योजनागत व्यय। जब किसी योजना क्रियान्वयन हेतु अथवा योजनागत निर्माण व्यय किया जाता है तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं। अगला है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व की सार्वजनिक ऋण कहलाता है। सार्वजनिक ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। तो भारत का बाह्य सार्वजनिक ऋण होता है। दिसंबर 2022 में भारत का बाह्य ऋण 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समस्त बाह्य ऋण में लगभग 78.93% दीर्घावधि ऋण जबकि 21.7% अल्पावधिक वृद्धि था। वित्त आयोग। तो भारतीय वित्त आयोग भाग 12 का अनुच्छेद 280 भारत में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने हेतु रखा गया है। तो ठीक है, कार्य है। वित्त आयोग के प्रमुख 4 कार्य हैं: विभाजनीय करों का केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारा करना और राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदानों के वितरण का सिद्धांत सुझाना और सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना। चौथा है नगर पालिकाओं, पंचायतों संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना।
अगला है 15वां वित्त आयोग। भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति में 27 नवंबर 2017 को 15 वित्त आयोग के गठन की घोषणा की। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह के अतिरिक्त 4 सदस्य हैं। अजय नारायण सदस्य हैं, अनूप है, बाकी सब है। 15 वित्त आयोग। अनुदान है राजस्व घाटा अनुदान जो है 17 राज्यों का राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए लगभग इतना मिलेगा। ये है बजट का 2021 से 26 के अनुदान करोड़ है। राजस्व घाटा इतना और स्थानीय सरकारों का इतना, फिर इससे आपदा प्रबंधन तब के लिए इतना सब कुछ दिया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा करों के प्रत्येक राज्य का हिस्सा 100 में से कितना प्रतिशत है, तो 5वां वित्त आयोग है और 21 से 26 तक चलेगा ये। ये बाकी देख लीजिए जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे पॉज करके। सार्वत्रिक वित्त प्राप्त करने वाले 14वां वित्त आयोग में है उत्तर प्रदेश 17, बिहार 9 और मध्य प्रदेश तरह से देखिए। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा का विवरण भी सम्मिलित रहता है। पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था केंद्रीय बजट 2005-6 में। भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-6 में शुरू किया गया था। जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान विकास का लाभ मिल सके। वित्त वर्ष 2017-18 में संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो निर्यात निष्पादन सम्मिलित नहीं है। बजट 2000 प्राथमिकताएं क्या थी, इसमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश और सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय ये है। और इसमें अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके पर रूपांतरित कर सकते हैं: महिलाओं का आर्थिक विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल पर्यटन और हरित कल्याण विकास। फिर है निम्न में से कौन भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, तो पीएम गति, समावेशी विकास और उत्पादन संवर्धन, निवेश, उद्यमन अवसर, ऊर्जा, संक्रमित वायु कार्य, तो विनिवेश, तो ये विनिवेश नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, तो भारत को शिक्षित करना, ये नहीं था। 1 फरवरी 2017 समकालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। अपने बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अपने लोगों के लिए और अधिक करने की जरूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जावान बनाने तथा स्वच्छ करने के लिए है। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास स्पेस के नाम से नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया गया, तो ये 29 उत्पादों पर। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रवृद्धि चुनौती माना गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद के निर्गत रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। वह 2017 में प्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी की तो कथन सही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो वो ये 2017-18 की है, तो अभी करंट का देखेंगे हम। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, तो जहां भी सतत वृद्धि है तो गलत ही होता है, तो ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। छिलका निम्नलिखित पदों पर ज्ञात कीजिए, तो इनमें से किस पे जीएसटी के अंतर्गत छूट होती है, तो छिलका उतरे हुए अनाज पर सही है, और मुर्गी के अंडे पकाए हुए ये भी सही है, और ये है, और संसाधित और डिब्बा बंद पे लगेगा, और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र ये भी सही, तो हो जाएगा सी। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विजय केलकर। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्रियान्वित जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है, तो इसका ये भारत में बहुप्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। ये बाजार के चालू घाटे को प्रबलता से कम करके उनके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। यह भारत का अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बेहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकालने के लिए सहयोग करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। भारत को चालू घाटे से बचाएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 246(1) जो कि संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया। संसद और राज्य की विधानसभाएं दोनों ही जीएसटी उदाहरणार्थ केंद्रीय कर और राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां रखती हैं। हालांकि अंतरराज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246(1) खंड 2 के विशेष अनुच्छेद 269(1) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधानसभा की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है। उदाहरणार्थ एकीकृत
जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत की एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर एवं द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी के वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। जीएसटी के लाभ क्या है? व्यापार उद्योग के लिए आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ और केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार, बेहतर नियंत्रण, ये सब है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह प्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किसका समाप्त किया गया है? तो मूल्य संवर्धित कर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो करता है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है? तो वह है 101वां संविधान संशोधन। भारत में अब जीएसटी स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है। तो प्रश्नकाल में जीएसटी 2012 में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित था, अतः प्रश्नकाल हेतु विकल्प डी सही उत्तर था। अभी 2017 जीएसटी लागू हो गया है। 2017 के वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने की प्रत्याशा क्या है? तो भारतीय बाजार में एकरूपता लाएगी और कर अनुपालन में सुधार आएगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत, ए बी दोनों सही है। तो ये लाया गया था उद्योगों के लिए और केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, निपुणता वगैरह के लिए, जो भी है पढ़ लीजिए। जीएसटी परिषद अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व तथा वित्त के प्रभारी राजस्व मंत्री इसके एक सदस्य हैं। जीएसटी परिषद पर कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई एक कर नीति के देहली निर्धारण करेगी। तो ये जो है एक दो दोनों सही है। राज्य सरकारों के पास कैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे चाहे तो ऐसा गलत है। तो ऑप्शन हो गया ठीक। तो 101 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 269 ए जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व एवं वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। जीएसटी परिषद कर दर छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी तथा नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही विकल्प नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा कर निम्नांकित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो इसमें सीमा शुल्क नहीं शामिल, उत्पादन मूल्य वर्धित और सेवा कर है। जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी जीएसटी में निम्नलिखित करों में शामिल है। केंद्रीय कर में है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिकार एवं उपकरण। राज्य में राज्य मूलधन, वैट, बिक्री कर और मनोरंजन द्वारा लागू करों को छोड़कर और मतलब स्थानीय निकायों द्वारा, और केंद्रीय बिक्री कर केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित और चुंगी प्रवेश कर, क्रय विलासिता, लॉटरी, सट्टा और जुए पर कर। किसे जीएसटी के दायरे में अंदर रखा गया है? तो रखा गया घी को। देश में तो इसमें जो है घी को जीएसटी के अंदर रखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा एक कितना? तो वो रहा था मतलब 20 करोड़ के निकट, 1 लाख करोड़ रुपए से थी करीब। बाप रे। और राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वो संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है तो नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। तो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क संबंधित इसकी मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर 2016 को अपनी स्वीकृति दी। भारत में इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस मंत्री द्वारा की गई? तो वो की गई थी वीपी सिंह द्वारा। 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा की गई। भारत सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है वित्त मंत्रालय को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो है बैंकिंग विभाग। इन सरकार एसआरडी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था हालात सकता क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार पर दबाव बना हुआ है, वह ब्याज अदायगी और अधिकाधिक खर्च करें। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वह कर लगाने और शासन को व्यय करने से संबंधित नीति है। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो वह है कर नीति। अगला है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो वह है प्रोकिन्स ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो वह है, ये सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो होती है सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि।
भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो तैयार किया वित्त मंत्रालय द्वारा। तो बजट निर्माण के लिए विभिन्न चरण होते हैं। अपहरण एवं संवितरण, अधिकारियों द्वारा अनुमानों को तैयार करना, विभागों व मंत्रियों द्वारा समीक्षा समेकन और वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा और विवादों का निपटारा, वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन और वित्त मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है आर्थिक कार्य विभाग। फिर है नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण विभाग है वो वित्त मंत्रालय से। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो उत्तर वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। और ये मिलान करना है, उद्योग मंत्रालय क्या काम करता है? तो उद्योग मंत्रालय का थोक मूल्य सूचकांक का और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का काम होता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का, भारतीय रिजर्व बैंक का करेंसी से संबंधी रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय का आर्थिक समीक्षा। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है, बजट एक लेखा पत्र है सरकार के राजकोषीय नीति का। निम्नलिखित में से किस में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया था? तो वो लिखा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो सार्वजनिक व्ययों में अपव्यय में कमी लाए जाने हेतु एक तकनीक शून्य आधारित बजट है। इस प्रकार की प्रणाली प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार पर पता किया जाता है कि तत्पश्चात क्रिया करने के पहले प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया के रूप में किया जाता है। शून्य आधारित बजट प्रणाली व्यय होने के बाद पुनर्निरीक्षण का अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में शून्य आधारित बजट प्रवर्तित किया गया है। शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो ये कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है अब है संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधानिक किया गया ऊर्जा को। तो ये देख सकते हैं। तो 26/2/2010 को प्रस्तुत बजट में 2010-11 के अनुसार केंद्रीय बजट व्यय में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सी योजना व्यय के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित है? तो वह है पहले ऊर्जा, फिर है सामाजिक सेवाएं, फिर है परिवहन, फिर ग्रामीण विकास। तो ऑप्शन बी। ये देखना है, मिलान करना है। ये खैर देख लीजिए फिलहाल, लेकिन अभी नए आंकड़े देखिए। रक्षा मंत्रालय में 4.33%, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में 0.84% और खाद्य सहायकी के में 1.97, और ये है ग्रामीण विकास में पहले 139 था, अब 2.38 हो गया। और संघ बजट 2011-12 पूंजी प्राप्ति होती है आयगत प्राप्तियों से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो वह है अर्ध सहायकी परिदान। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं? तो केंद्र सरकार में निगम कर है, और ये है आपका सार्वजनिक प्रतिष्ठान से प्राप्त लाभ भी है, और इसमें राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय ये नहीं है। बैंकों से प्राप्त ऋण है, ऋण ये भी नहीं है, और ये उत्पाद शुल्क है। तो ऑप्शन हो गया डी। और निम्न से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अल्प बचतें नहीं की जाती हैं। निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार ने पूंजी बजट में शामिल किया है? तो शामिल किया है सड़कों, इमारतों, मशीनरी तथा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण से व्यय, और विदेश सरकार से प्राप्त ऋण, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुदत्त ऋण और अग्रिम। तो ये तीनों के तीनों सही, मतलब सभी से लिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर सरकारी व्यय के अंतर्गत आते हैं? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय। तो पिछली योजना में निर्माण आधारित संरचना का अन्वेषण व्यय, तो सभी के सभी आते हैं। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है? तो वादा है रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन उपदान। तो सभी के सभी सही हैं। और भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? तो होती है आगाम रेवेन्यू व्यय। 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं हुआ? घटित नहीं हुआ। तो इसमें केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। बाकी सब वो सामाजिक व्यय योजना तथा गैर योजना वर्गीकरण। खैर ये तो नए बजट के लिए है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित किया गया? तो 2015 है ना, 15 में किया गया था, नहीं 2017 में किया गया था। ठीक है। अगला, निम्न से कौन सा बजट भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? तो 2017-18 मिला दिया गया। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? राजस्व व्यय को घटाना, नवीन कल्याण का, तो ये सही, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना नहीं, सहायकी सब्सिडी युक्त संगत बनाना ये हो सकता है, और आयात शुल्क को कम करना ये नहीं होगा। तो 1-3, तो ऑप्शन होगा सी।
और प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? तो राजस्व व्यय में कमी लाई जा सकती है, नई कल्याणकारी योजना आरंभ की जा सकती है, नहीं तो ये हो जाएगा, वही क्वेश्चन है तो ये नहीं होगा, उत्पादनों का नियुक्तिकरण, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑप्शन वही होगा। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है ब्याज अदायगी। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है तो वो होती है ब्याज की अदायगी। ब्याज भुगतान का आइटम क्या है? तो राजस्व व्यय का है। अगला है, निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रथम मद कौन सा है? तो वह है ब्याज भुगतान। हाल ही में वर्षों के संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, वह है ब्याज की अदायगी। समयावधि 2008-10 के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा एक मद केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है? तो है ब्याज भुगतान। और निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्र सरकार के गैर नियोजन व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2015-16 के बजट में है? तो वह है ब्याज अदायगी। और केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? तो वह है ब्याज अदायगी। और शासन के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। विदेश प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह का प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्रों का डाउनसाइजिंग करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री, ऑफलोडिंग, ये सब है। तो इसमें तीसरा चौथा सही है और वो क्रम नहीं सही है, तो पढ़ लीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे को बढ़कर जीडीपी की 3% रखा गया, ये सही है। और 2000 ये तो उस टाइम का न्यूज है तो अभी देख लीजिए, इसी तरह का आप तैयारी करते रहिए जहाँ पर मिले पॉइंट। तो केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो ये 6.8%। और वित्त बजट 2019-20 के हैं, केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटों को कितने प्रतिशत सीमित करके कर रखा है? तो रखा है जीडीपी का 3.3%। और 2001 केंद्रीय बजट का घाटा रखा गया तो 5.1, तो अभी इसमें 5.9%। और प्रेजेंट में राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात सर्वाधिक रहा है वित्तीय वर्ष में 2011-12 में, तो सही है। और वर्ष 1990 से 91 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहा है? तो तब रहा था 8.4। अभी क्या है? अभी 2022 में ये जो है जीडीपी जो है वो रही है 5.9 से 6.4। और 1996-97 में संघीय बजट घाटे का लक्ष्य रखा गया तो सकल घरेलू का 5%, तो अभी क्या है? ये 6.4% अनुमानित है। अगला है, वर्ष 2001-2 में बजट के अनुसार, एक मिनट, अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा ये 4.7 था, अभी 5.9% है। 2009-10 में वित्तीय घाटा रखा गया, ये रखा गया 6.8%। संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है तो 5.5%, तो ये जो है ये है 5.9% अनुमानित है 2023-24 में। भारत का वित्तीय 2016-17 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। अगला, फरवरी 1997 के राष्ट्रीय बजट के लोकप्रिय होने के सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो प्राय सभी करों में कमी। तो राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है, ये पहुंच गया है कितना? तो ये भी देख लीजिएगा। भगवान क्या ही है यार नाटक। एक मिनट। अगला है, भारतीय लोक वित्त में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। निरंतर अधिक ऋण अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक ब्याज दरों को ऊंचा रखता है। हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा, आगम घाटा। तो पहले होगा राजकोषीय घाटा, फिर प्रारंभिक, फिर आगम घाटा, तो ऑप्शन होगा ए। और भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो योगदान होता है राजकोषीय घाटे का, फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहता है अधिक। और ये है मिलान करना है राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटा होता है ऋणों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। बजटीय घाटा जो होता है ये होता है कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। और राजस्व घाटा क्या होता है?
ये राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता और प्राथमिक घाटा ऋणदानों और ब्याज अदायगी को घटाकर प्राप्तियों की तुलना में है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों में निव्वल वृद्धि का योग। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस निवेश की प्राप्ति है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो भारत में केंद्रीय बजट के राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, जिसका तात्पर्य राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों का पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। और राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना तथा देयताओं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना। तो इसका आंसर होगा कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष को कहा जाएगा, तो इसको सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। फिर है नेक्स्ट यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये बराबर होगा किसके? राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। यदि प्राथमिक घाटा शून्य तब उधार की राशि होगी तो होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद के 2.इतने%, तो अभी 2.8% है और 3 इतना है 3% है अभी रिसेंटली प्रेजेंट में। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। अगला है राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। अब प्रभावी राजस्व घाटा का केंद्रीय बजट में पेश किया गया, तो ये 2011-12 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बजट का एक भाग सरकारी ऋणग्रस्तता के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं, तो दोनों के दोनों। सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है। कारण है भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायों का स्तर बहुत अधिक है, तो इसमें ए सही है, आर गलत है। तो क्योंकि भारत में 12% आर्थिक सहायता जो होती है वो कुल सब्सिडी का 8.95% अभी प्रेजेंट की बात हो रही है में प्रदान करते हैं, जो कि बजट घाटे का एक बड़ा स्रोत है। अगला एक कथन कारण है भारत में केंद्र सरकार ने बजट के राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है। भारतीय कृषि में पश्चाती देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक रही है, तो इसमें जो है सी है, जो है इसका सी मतलब ए सही, आर गलत है। भारत में कृषि के पश्चात देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक रही है, नहीं। तो भारत में राजकीय घाटों का एक लंबा इतिहास रहा है, अतः कथन ए सही है, जबकि कारण गलत है, क्योंकि पश्चात्य देशों में किसानों को अधिक राज्य सहायता दी जाती है और उसके मुकाबले भारत में राज्य सहायता की मात्रा काफी कम है। अगला धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, जो कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव से। आम बजट में अनुदान मांग पर संसद के सदस्यों द्वारा अनुदान की मांग में कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट मद की ओर सदन का ध्यान उत्कृष्ट कराना होता है। कटौती प्रस्ताव के 3 रूप हो सकते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव, इसमें प्रस्तावक कहता है कि अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपये की जाए, और वित्त कटौती, इसमें प्रस्तावक कहता है कि मांग की राशि घटाकर रुपया एक निर्दिष्ट रकम तक कर दिया जाए। सांकेतिक कटौती, इसमें प्रस्तावक कहता है कि मांग की राशि 100 रुपये कम की जाए। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संवर्धित संबंध संघीय बजट से है? तो है कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, जिसे प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके विभाग द्वारा धन की प्रस्तावित मांग से कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और प्रतीकात्मक कटौती होती है। नीति अनुमोदन प्रस्ताव क्या होता है? तो इसमें का सुमेलित नहीं है। नीति निनुमोदन प्रस्ताव होता है बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना, और मितव्ययिता प्रस्ताव कहते हैं बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, और सांकेतिक प्रस्ताव होता है बजट की मांग से 100 रुपये कम कर दिया जाए, और लेखानुदान होता है, ये होता है
बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय मार्ग के लिए पारित करना तो ये गलत है। लेखानुदान क्या होता है? विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष में कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आ जाए तो नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक को पारित होने से पहले ही रुपए की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा वोट फॉर अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। लेखानुदान बना है तो लेखानुदान बनना है बजट पारित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला है वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट के परिणाम बजट का विचार लागू किया। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका है? तो है वित्त मंत्रालय के योजना आयोग के संयुक्त रूप से। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई तो ये ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, ये 31 मार्च 1993 को। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत 1955 में हुई थी। रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती थी। ये सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती थी। इसका प्रत्यक्ष या तत्काल मौद्रीकरण हो जाता था क्योंकि इसके निर्गमन होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती थी और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद हो गया। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद के किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा। बजट के हिसाब किताब की जांच जो होती है सार्वजनिक लेखा समिति पैक द्वारा किया जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। फिर नेक्स्ट है अगला है राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश की गई वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण की डीपी अनुपात 60% रखा जाए तथा केंद्र सरकार के लिए 40% तथा राज्य सरकार के लिए 20% हो। और राज्य सरकार ने जीडीपी 49% की तुलना में केंद्र सरकार के जीडीपी में 21% देयताएं हैं तो ये गलत है। और भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार को सहमति लेना आवश्यक है, तो ये पहला तीसरा सही है। अगला राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 2003 में। एफआरबीएम विधेयक के अनुसार 2008-9 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है, ये 12% लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट 2003 में अनुबद्ध नहीं है? तो नहीं है। राजकोषीय बजट 2008-9 की समाप्ति तथा प्राथमिक घाटे को खत्म करना। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिसे राजस्थान व्यवस्थापित कर दिया गया। एक उद्देश्य है कि सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। 1991 के पश्चात राजकोषीय सुदृढ़ता का अनुसरण किया गया और इसमें सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावित है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश लक्ष्य क्या था? तो इसमें था 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है विनियोग से केंद्रीय राशि का लक्ष्य रखा गया, उसमें रखा गया था 1,05,000 करोड़ का। तो भारत सरकार के वर्ष 2001 में विनिवेश के 10,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली गई धन राशि थी केवल ये थी 1829 करोड़। और रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार कौन सा अनुसंधान संगठन रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? तो वह है श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ जो है के गठन का प्रस्ताव इसके गठन उपरांत पूर्ववर्ती संगठन यार्डीएसओ केवल रोजमर्रा के मामलों की पर ही ध्यान केंद्रित करेगा जबकि श्रेष्ठ का लक्ष्य दीर्घकालिक शोध होगा। रेल बजट 2013-14 में एक नई अत्यधिक आरामदायक रेडी चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई, उसे कहा जाएगा अनुभूति। अगला है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड को निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो है आयकर से। अगला है किसने भारत में पहली बार पेय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो वो दिया था कार्लडार ने। अगला भारत में समंदर में हाल ही में संचार माध्यमों से अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करती है? तो होगी कोई विदेशी कंपनी शेयर आंतरिक करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों में अपना वस्तुमय मूल्य उत्पन्न करते हैं, तो ये डी होगा। अप्रवासी सततों द्वारा
दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित पर इसका उत्तर सही है। तो ये आयकर अधिनियम है और इसके रूप में लागू किया जाता है। ये भारत में विज्ञापन देयताएं, सेवाएं, प्रवासी तत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव हेतु गलत है दोनों के दोनों। तो 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अनिवासी संस्थाओं द्वारा देश में की जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं में 60% समकरण मतलब इक्विलाइजेशन टैक्स लगाने जाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया जा गया है, लेकिन वित्त विधेयक के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया, जिसमें भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी संस्थान अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा न कर सकें। उपरोक्त व्याख्या के साथ स्पष्ट है कि इस कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। वंशागत संपत्ति बिक्री पर कर लगता है कौन सी? तो वह लगती है पूंजी लाभ कर। अगर अगला है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? तो होता है जब किसी एक उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रंगचित्र खरीदे और उनकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसमें मूल्य वृद्धि हो। तो तीनों के तीनों सही है। नहीं, 2-3 सही है, पहला गलत। जब किसी उत्पाद में बिक्री वृद्धि हो तो इससे नहीं होता है, दूसरा तीसरा सही है। अगला है 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था तो वह था 2.1%। अगला है भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग कितना है? तो वही गलत है, तो अभी 10.7% था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात था तो वो जो था ऊपर इसमें से कोई नहीं, तो अभी आप देखेंगे वो था 10.7%। अभी प्रेजेंट 2021 मतलब 22-23 का है। तो भारत में 2008-9 में कर जीडीपी अनुपात अनुमानित था तो वह था 16.39%। अगला है किस देश की जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना और राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। तो दोनों के दोनों गलत हैं। तो घर जीडीपी के अनुपात में कमी होने की निम्न दशाएं हो सकती हैं। कर आय स्थिर हो जाने, जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाती है। कर आय जीडीपी दोनों में बढ़ोतरी हो किंतु जीडीपी की वृद्धि दर कर आय की वृद्धि दर से अधिक हो। कर आय एवं जीडीपी दोनों में कमी दर्ज की जाए किंतु कर आय में कमी जीडीपी की तुलना में अधिक हो। किस देश में आय पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? तो वह प्रगामी व्यय के संयुग्म प्रगामी कराधान। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली लागू होती है? तो अधोगामी। तो यह कर प्रणाली प्रगतिशील तथा अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। इसमें एक निश्चित सीमा तक प्रगतिशील होते हैं किंतु इस सीमा के बाद यह अनुपातिक हो जाते हैं और भारत में इसी प्रकार कर प्रणाली है। अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील रहा है। तो ये क्या है? अरे यार, हाँ, तो ये एक प्रगतिशील कर है। एक मिनट, इनकी नौटंकी भाई चलती रहती है। तो ये एक प्रगतिशील अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगते हैं। तो ये प्रगतिशील ये है। निम्नलिखित कथनों पर भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक प्रगतिशील कर है, ये एक प्रत्यक्ष कर है, ये राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये एक अनुपातिक कर है। तो इसमें पहला दूसरा सही है, यह राज्य सरकार द्वारा, ये सब गलत है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आयकर की दो करों का निर्धारण, एक आरोपण संघ सरकार द्वारा, दूसरा आयकर प्रत्यक्ष कर है। क्योंकि व्यक्ति विभाजित हिंदू परिवारों एवं संस्थाओं की आय पर आरोपित किया जाता है। अगला केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार कितनी आय होने पर 15% से अधिक तय होगा? तो होगा 1 करोड़ ऊपर। तो 2011-12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य के लिए बनाई जाती है तो 80 वर्ष या इससे अधिक। संघीय बजट 2005-6 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को आयकर देने की छूट है तो है 1.5 लाख रुपए तक का। संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसके बारे में सत्य यही है कि ये जो है अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, तो ये सही है। पहला दूसरा सही है। केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी तो यह थी 2016-17 में। भारत केंद्र सरकार की आय के दो सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? तो ये तो विकल्प सी सही उत्तर था पहले। तो अब ये केंद्र सरकार की आय के दो बड़े स्रोत हैं, केंद्रीय उत्पाद तथा तट सीमा रेखा है। ये दो कर है। आगाम संयुक्त रूप से दो सबसे बड़े स्रोत भी थे। तो अभी के अनुसार केंद्र सरकार के आयकर के स्रोत सेवा कर है और निगम कर है। तो इस तरह से आयकर, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क है। 1995-96 में केंद्र सरकार की आगत आय में
तथा उत्पाद कर का योगदान जितना भी रहा हो तो अभी कितना है 12.88% है। तो भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। संघीय उत्पादन शुल्क, निम्न निगम कर और आयकर सेवा कर। तो ये हो जाएगा आयकर, फिर होगा आयकर, फिर निगम कर होगा, फिर आपका आयकर होगा, फिर संघीय उत्पादन और सेवा कर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मिलान करना है। निगम कर कितने प्रतिशत, तो अभी 2020-21 का आंकड़ा देखिए। निगम कर 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क का 4%, केंद्रीय उत्पाद इतना प्रतिशत। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर और निगम कर के अलावा अनेक आय पर कर, कस्टम्स और संघ उत्पादन। तो पहला होगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा निगम कर, फिर ये है दूसरा, देख लीजिए। फिर अगर वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित में से संघ सरकार के कर के आय के प्रमुख साधन रहा है, तो निगम कर रहा है। और 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था, तो निगम कर का था। तो ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? तो अभी क्या है, प्रश्नकाल में भारत में आगम स्रोत सबसे बड़ा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता था, अभी निगम कर है। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र आगम कर के 3 बड़े स्रोत अनुसार वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर तथा आयत कर है, तो निगम कर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कर से केंद्र को 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो निगम कर से। और संघीय बजट 2005 और 6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था, निगम कर था। भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों के विगत 5 वर्षों में उल्लेखित कमी आई है? तो वही उत्पाद शुल्क में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगता? तो मार्ग कर नहीं लगता। भारत सरकार में रोड टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? वह है स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, राज्यों द्वारा बांटा जाता है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें प्रश्नकाल के संदर्भ में कर केवल केंद्र सरकार के माध्यम से वसूले जाते थे, लेकिन अन्य राज्यों के साथ बांटा जाता था, जैसे उत्पाद कर, आयकर एवं उपकर एवं तटकर आदि। प्रश्नकाल हेतु विकल्प डी अवशिष्ट उत्तर है। अब वर्तमान में राज्यों को केंद्रीय कर और शुल्कों के समग्र प्राप्तियों से वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हिस्सा प्राप्त होता है। आयकर के लगाने और उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में से कौन सा कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें संघ कर लगता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। अगला है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो वह है सीमा शुल्क एवं निगम शुल्क। भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो वह है बिक्री कर, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आयकर अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें जो ये सब गलत है, तो ये जो उत्पाद शुल्क है केंद्र और अधिनियम कर स्रोत है, ये सही है। अगला है, ये मिलान करना है। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है? तो कैपिटल गेन टैक्स से संपत्ति विक्रय और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये लगती है फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है जो आयात पर, और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है आय पर। तो इस तरह से होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, कंपनी कर वह कर है जो लगता है कंपनी की आय पर। निगम कर का क्या उदाहरण है? ये उद्ग्रहण संघ करता है और उसका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। और भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया? तो ये 1996-97 में किया गया। तो मोडवेट संबंधित है, तो मोडवेट उत्पाद कर से संबंधित है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? तो उत्पाद कर से है। सैनवेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सैनवेट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है ये जो है, ये बिंदु लक्ष्य आधारित टैक्सेशन प्रणाली सही है। ये उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के चरण में होते हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है, ये भी सही है। वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया जाता है, ये भी सही है। ये मूलतः रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों के दायित्व इसे सफलता से लागू करते हैं, लागू करने तक नियमित है। तो तीसरा डी गलत है। मूल्यवर्धित टैक्स लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। और ये निम्नलिखित राज्यों के कितने वैट प्रणाली लागू नहीं की गई? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें 2 और 4 मतलब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू की गई। और अगला है, दिसंबर 2005 तक भारत में जिन राज्यों में मूल्यवर्धक कर लागू नहीं किए गए उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। तो
तो भाजपा शासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 2 अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की सरकारों द्वारा मूल्यवर्धित टैक्स को लागू नहीं करने की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने देश के शेष राज्यों में वैट को 1 अप्रैल 2005 से लागू किया। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था, ये हुआ था 2005 में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, तो वो हुआ हरियाणा में। और किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप में। संपदा का पहला भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया, तो ये 1957 में। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू होता है, तो ये लागू होता है राज्य चलैया समिति से। और सेवा कर के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ये 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। तो इसमें दूसरा तीसरा हो गया, ये अप्रत्यक्ष कर 1994-95 में लागू किया गया। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये 1994-95 में। संघीय बजट 2006-07 में सेवा कर 10% बढ़ा दिया गया, कितने प्रतिशत, तो 12%। अगला है सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितने प्रतिशत है, तो वह है 12%। अगला है वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही हैं संख्या थी 110। फिर है नेक्स्ट है भारत में कितने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो जेम्स विल्सन ने। तो भारत में 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया ये एक ऐसा था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाने वाला आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला कर एक वार्षिक कर है। निम्न में से कौन सा खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता, तो नहीं करता आयकर। अगला है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम जाता है सीमा शुल्क के नाम से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है, आयकर है, उत्पादन कर है, तो इसमें है आयकर। अगला है उत्पाद शुल्क क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है संपदा कर। अगला निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आयकर ये डायरेक्ट टैक्स है ना कि इनडायरेक्ट। और निम्नलिखित करों पर विचार, कंपनी का सीमा शुल्क, संपत्ति उत्पादित, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो ये जो है सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। और निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसमें बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये अनुषंगिक लाभ, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन और ऊपरी में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इसमें तीनों के तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदने समय करते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार का कर है, तो ये जो राज्य द्वारा आरोपित एक संग्रहित कर है। तो भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है, तो वह पूंजी लाभ कर का। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, तो वह है मनोरंजन कर, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। निम्न के करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता, तो वह है निगम कर। तो भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है, तो सीमा शुल्क राजस्व कर का भाग नहीं होता है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, तो लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन प्रस्तुत किया गया, तो वह 13-14 में। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं ब्याज आय और लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ, तो तीनों के तीनों सही है। अगला है अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई, बिक्री कर आयकर, तो वे लागू की आयकर के द्वारा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसकी अधिकतम सीमा जो है 20 लाख रुपए है। और वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा 1997 में लागू की गई, 1 जुलाई 1997 को। संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में घोषित किया कि आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत 30 दिसंबर 2016 तक घोषित काला धन लगभग ये हो 65,250 करोड़ रुपए है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के का अंश निर्धारित करने के लिए। इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, तो वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। तो अगला है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश से। भारत की वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, ये इसका कर्तव्य है केंद्र संघ और राज्यों के मध्य राजस्व की वितरण हेतु सिफारिशें देना। अगला है केंद्र राजस्व द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है, तो वित्त आयोग के। योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों द्वारा दी गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य हैं। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती, तो है कृषि आयकर।
अगला है, इनमें से कौन 15वीं वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो सुदीप्ति मुंडले नहीं है। 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे: अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह और रमेश चंद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें भारत का सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के 27 नवंबर 2017 को किया गया। एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आयोग की अनुशंसा 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, तो ये गलत है। इसकी सीमा जो है 2021 से 26 तक की होगी। अगला है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 10.0 मतलब 6%। तो अगला है, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितने हिस्सा प्राप्त होता है? तो ऊपर में से कोई ने भी आपने देखा। तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघीय घरों के कुल आय का हिस्सा केंद्र के राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया, तो किया गया 42%। तो ठीक है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है, इसने केंद्रीय विभाज्य मूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा जो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया, ये जो है सही है। इसने विशेष सेक्टरों व उससे जुड़े अनुदानों के संबंधित सिफारिशें की, तो ये गलत है। तो अगला है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी। और 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत कितना है? 42%। और 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो किया गया डॉक्टर विजय एल केलकर को। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश समयावधि है, यह है 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी के केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगा? तो होगा 32%। तो 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु प्रस्तुति दी गई? तो 32%। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित की केंद्र राज्य का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2014-15 तक होना चाहिए, तो वो 68%। केंद्रीय में निम्नलिखित में से किस एक को भारत में 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया? तो वित्तीय क्षमता अंतराल को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट करती हैं? तो ये वस्तुएं या सेवाओं पर कर लगाए जाने के विकल्प तथा प्रस्तावित विकल्प के संपादन से संबंध क्षतिपूर्ण पैकेज और भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश तथा स्थानीय इकाइयों के अनुदान के रूप में हस्तांतरण। तो ये जाएगा पहला, तीसरा, बाकी गलत है। 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? तो के.सी. पंत थे। और यह निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो वो थे श्री के.सी. नियोगी। तो ये मिलान करना है, 9वें वित्त आयोग के कौन थे? 9वें वित्त आयोग के एन.पी.के. साल्वे थे। और 10वें वित्त आयोग के जो थे वो थे के.सी. पंत। और 11वें वित्त आयोग के 11वें वित्त आयोग के हैं एम.एस. खुसरो। 12वें के श्री रंगराजन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे श्री रंगराजन। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने के वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा कितना था? 30.5%। और यह 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2009-10 में तक केंद्र राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए, ये हो जाना 0 मतलब प्रतिशत। 11वें वित्त आयोग में अनुशंसा की है कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों के वितरण का योग्य अंश होगा, तो 29.5%। 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा, तो 29%। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश कितना? तो ये जो होगा, ये होगा श्री रंगराजन। और औद्योगिक रुग्णता जो है ओंकार गोस्वामी। और कर सुधार दिया गया आर.जे. चलैया द्वारा। और बीमा क्षेत्र सुधार ये आर.एन. मल्होत्रा द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अगला केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है, तो इस संबंधित करों से। और भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की, तो केलकर समिति ने की।
अगला है, जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे कहा जाता है तो माधुल समिति के नाम से, वाधुल समिति नाम से। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में समालोकन किया गया। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में संबंध केलकर समिति की रिपोर्ट, द्वितीय रिपोर्ट में गृह निर्माण ऋण में संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिशों कायम रखी गई। तो ये दोनों के दोनों गलत है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक तथा समावेगन पंजाब नेशनल बैंक ने न होकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुआ था। केलकर समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आवास ऋणों पर ब्याज में आकर के लगभग 1.5 लाख रुपए के साथ 50,000 रुपए तक के ब्याज हो तथा 5 लाख रुपए के आवास ऋणों में 2% का वैकल्पिक ब्याज राहत की प्रदान किया जाए। भारत में हाल ही में हुए कर सुधार कमेटी की सिफारिश में आधारित थे, जिसके अध्यक्ष थे वो थे आरजे चलैया। चलैया समिति का संबंध किससे है तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। और व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न से कौन से संबंधित है, कौन से भिन्न है। तो इसमें इंदिरा विकास पत्र है। तो व्यक्तियों कर राहत की दृष्टि राष्ट्रीय बजट पर सार्वजनिक भविष्य निधि तथा राष्ट्रीय बचत योजना एक समान है, जिसके अंतर्गत निवेश करने पर राहत प्रदान होती है। किंतु इंदिरा विकास पत्र तीनों से भिन्न है, क्योंकि इनके अंतर्गत निवेश पर कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है तो किसान विकास पत्र पर कोई आयकर छूट नहीं है। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं, जैसे AFZ PK। तो 7190K इसमें P प्रदर्शित करता है, तो P व्यक्तिगत पर्सनल, P प्रदर्शित करता है पर्सनल को। ठीक है, और नेक्स्ट है, तो जैसे कि कंपनी है, पर्सन है, और हिंदू फर्म है, और एसोसिएशन पर्सन है, ट्रस्ट है, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन है, गवर्नमेंट है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता तो पते का प्रमाण ये नहीं है। वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क अवकाश की घोषणा की, तो भूकंप से बर्बाद हुए कच्छ जिले के उद्योग के लिए। संघीय बजट 2000 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु अवकाश प्रदान किया गया है, ये 10 वर्ष के लिए। पंचायत के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सरकारी बैंकों में सहायता, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, नाबार्ड और राज्य वित्त आयोग का आवंटन। तो इसमें जो होगा ये दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा भी सही है और 5वां सही, नाबार्ड नहीं होगा। तो अगर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर। सरकार के निम्नलिखित कार्य पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती करना, सरकार ब्याज को बढ़ाना, उपादानों दानों को समाप्त करना। तो इसमें हो जाएगा पहला, दूसरा, उपादानों का ये नहीं होगा। आर्थिक मंदी के संदर्भ में परियुक्त में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है तो उपकर है। ठीक है, ये यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम करेंगे आयोजन, तो काफी बड़ा हो गया, तो फिर भी एंजॉय करिए, कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी, एग्जाम नजदीक है, रिविजन भी तो करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय भारत।